हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का फिजिक्स का पेपर हो गया। अभी मेरे पास उसकी स्कैन कॉपी आई है। शुरू के एक दो क्वेश्चन को देख के तो लग रहा है कि पेपर बड़ा इजी है। मैंने पूरा पेपर नहीं देखा है, तो मैंने सोचा कि चलो स्टूडेंट्स के लिए पहले हम एक सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बच्चों पेपर। हम्म? आ, देखो ये मैंने पेपर खोल रखा है यहाँ पर। ये है सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू करते हैं बच्चों, एक के बाद एक क्वेश्चन लेना। ठीक है। A negatively charged object X is repelled by another charged object Y। एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस X है, उसको कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट Y रिपेल कर रहा है। दिस इज X, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट Y है, वो इसको रिपेल कर रहा है। दैट मीन्स Y शुड ऑल्सो बी नेगेटिव। However, an object Z is attracted towards the Y। एक कोई ऑब्जेक्ट है Z जो कि Y की तरफ अट्रैक्ट होता है। Which of the following is the most possibility for the object Z? तो Z क्या होना चाहिए? पॉजिटिवली चार्ज। ऑफ कोर्स Z को पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज होंगे नहीं, ये तो गलत है। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो इट शुड बी न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल को भी ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, न्यूट्रल भी इसके पास में लाएंगे तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। आप लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, जब कंघी करते हैं तो वो जो कंघा जो है वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। कागज के टुकड़े तो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर होना चाहिए सी। जेड शुड बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन एन एक्सपेरिमेंट three microscopic latex spheres are sprayed into a chamber and became charged with charges plus 3e, plus 5e, and minus 3e. Plus 3e, plus 5e, and minus 3e respectively. All the three spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible values for the final charge? तो फाइनल चार्ज की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी इसके अंदर? तीन पॉजिटिव है, पांच पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। ठीक है, सो टोटल कितना है? टोटल चार्ज इज +5 +5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ठीक है, सो ऑल द थ्री स्फीयर्स। सो ए में देखो, 5 के प्लस है, 5 के प्लस है और माइनस के 4 है, तो 5 और 5 10 -4 +5 -4 +5 तो 10, और ये तो +6 हो गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल मैक्सिमम +5 हो सकते हैं। ओवरऑल चार्ज इज +5। बी में देखते हैं, 6 प्लस -7 -6 6 12, 12 में से 7 गए तो 5 प्लस, सो बी में पॉसिबिलिटी है। सी में देखते हैं, -4 प्लस 3.5 प्लस 5.5, तो 5.5 और 3.5 हो गए 9, 9 में से 4 गए तो 5, तो यहाँ पर भी 5 है प्लस के, तो बी। लेकिन सी नहीं हो सकता क्योंकि सी में इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन है 3.5, 3.5, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट चार्ज नहीं होगा ना बेटा बच्चों। चार्ज चार्ज या तो ई होगा या 2e होगा या 3e होगा। ठीक है, सो सी इज नॉट पॉसिबल। डी, 5 के 5 है, 7 मतलब प्लस के 5 है, प्लस के 7, 7 और 5 12, 12 में से 8 गए तो 4 प्लस के। ठीक है, तो ए में जो है टोटल चार्ज गलत है। इसमें 5 और 5 10 में से गए 4 तो 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, ये भी गलत है। इसमें 3.5 और 5.5, इसलिए ये गलत है। इसमें 5 आ रहा है और ये सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट हैज +1 कूलम, an object has +1 coulomb and gains 5 into 10 to the power 18 electrons. The net charge on the object becomes। ठीक है,
देखो ऑलरेडी उसके पास 1 कूलम तो है, और 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उसके पास और आ गए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻−19। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन और आ गए उसके पास, 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तो टोटल चार्ज विल बी 5 इंटू 10⁻18, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻−19। तो 16 पंजे 80, 8, तो ये हो गया इंटू 10⁻−1। ठीक है ना, तो ये हो गया 0.8 कूलम। तो उसके पास 0.8 कूलम चार्ज और आया, तो 1 के अंदर 0.8 और जुड़ गया, तो ये हो गया 1.8 कूलम चार्ज। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए सी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? सी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, sigma I equal to 0, and second rule sigma IR equal to sigma E, where the symbols have their usual meanings are respectively based. ओके, तो पहला लॉ जो है वो क्या है? पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तो सबको मालूम, सब बच्चों को मालूम है रे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बी और सी एक ही ऑप्शन है, लेकिन उसमें ऑर्डर पलट गया है। तो पहले हमें दिया है करंट वाला रूल, तो पहले करंट का लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, summation of I equal to 0, this is conservation of charge, and summation of IR equal to summation of E, this is conservation of energy. So answer is D. Let's go to the question number 5. The electric power consumed by a 220 volt 100 watt bulb when operated at 110 volt, 110 वोल्ट पे जब इसको 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को ऑपरेट किया, तो पावर कंजम्पशन कितना होगा? ठीक है, ये 220 वोल्ट का है, ठीक है, और 100 वाट का है। इसको हमने 110 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट किया, तो या तो हम पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इससे अपने को आर पता चल जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब 220 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 220 इंटू 220, 220 इंटू 220 इंटू 220, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी। पी कितना है? 100। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 22 इंटू 22 484, 00 डिवाइडेड बाय 100। सो रेजिस्टेंस हो गया इसका 484 ओम्स। ठीक है, अब इसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया, तो पावर कितना हो जाएगा? ठीक है, सो पावर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 110 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, अपॉन 484। तो ये 121 इंटू 121 इंटू 11 हो गया, और 10 का हो गया 100 डिवाइडेड बाय 484। तो ये 11 21 12 चौक 48 से 4 से हो गया, ये 4 किया तो ये हो गया 25। ठीक है, ये क्या किया मैंने? 11 इंटू 11 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 121 हो गया ना, तो ये 121 थोड़ी आएगा दूसरा वाला। ये कितना हो गया? 25 वाट। तो आंसर विल बी इक्वल टू 25 वाट। तो ये 25 वाट पे चलेगा भाई। 25 वाट है क्या इसके अंदर? यस है, तो आंसर इज ए। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये तो सेमीकंडक्टर की होती है ना, आप लोगों को पता है। ठीक है, R इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से किसका रेजिस्टेंस कम होता है? सेमीकंडक्टर का, मतलब अल्फा उसके लिए नेगेटिव होता है। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए? मेटल, मेटल एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मेटल एंड अलॉयज। तो आंसर इज सेमीकंडक्टर। बच्चों सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी उसका नेगेटिव होता है। दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। ठीक है,
चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ये हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। टू वायर्स कैरिंग करंट I1 एंड I2 lie one slightly above the other in a horizontal plane as shown in figure। ठीक है। The region of vertically upward strongest magnetic field is region of vertically upward strongest magnetic field। ऊपर की तरफ strongest magnetic field कौन से रीजन में होगी? ठीक है। देखो ये ऐसा है ना, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है और ये करंट ऊपर फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसा है। तो इसकी वजह से, पहले वाले की वजह से फील्ड किधर होगी? यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ पे अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ पे अंदर जाएगी। ठीक है, ये पहले वाला हो गया। और दूसरे वाले में यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ से अंदर जाएगी। दूसरा वाला मान लो ब्लू कलर का है, तो यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पे अंदर जाएगी। अभी ये क्या बोल रहा है? द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड। वर्टिकली अपवर्ड, ये वाला वर्टिकली अपवर्ड है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पे हो रहा है? ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया है? क्वाड्रेंट 2। सो आंसर विल बी बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होगी। दोनों वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगी और वर्टिकली अपवर्ड होगी। 8वां, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। ठीक है, एक में 4 एम्पियर करंट फ्लो किया, एक में 4 एम्पियर करंट फ्लो किया और एक में 10 एम्पियर करंट फ्लो किया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है और ये वैक्यूम में है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम, इनके बीच का फोर्स कितना होगा? बच्चों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना अपने को इसके अंदर। ओके, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2I1 I2 अपॉन आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो बस इसको यूज कर लो बच्चों इसमें। ठीक है, इसमें अब वैल्यू रख देते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷। ठीक है, इंटू 2 इंटू I1 I2, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर कितना है? 2 सेंटीमीटर है ना ये। आर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी 2.5 डिवाइडेड बाई 100। सो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 ऊपर आ गया। ठीक है, बस अब देख लेते हैं इसको। ये 2 और ये 3 है, तो ये 3 जुड़ गए, तो ये हो गया 10⁻⁻⁴। ठीक है, और ये हो गया 4 दूनी 8 और ये है 2.5, इसको 2.5 करके 10 और कर दिया, तो ये हो गया 10⁻⁻3। अब ये क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 8 डिवाइडेड बाई 2.5, 8 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 दिया 75। ठीक है, 5 25 दूनी 50, 3.2 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा कुछ आ रहा है क्या इसके अंदर? 3.2 इंटू 10⁻⁻3, 3.2 -4 आ रहा है। हमने कुछ गलती की बच्चों इसके अंदर। ठीक है, हमने कुछ गलती की है। 2 इंटू I1 I2, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय डी इज 2.5 को 100 कर दिया। ठीक है, और फिर 25 था तो इसको हमने 10 कर लिया, तो ये 2.5 नहीं, ये 25 हो जाएगा। दिस इज 25, सो 0.32, सो दिस विल बी 0.4। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज बच्चों डी इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे लेते हैं। इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए वोल्ट मीटर, देन वी मस्ट कनेक्ट विद द अमीटर ए lower resistance in parallel, lower resistance in series, high resistance in parallel, high resistance in series। अमीटर को वोल्ट मीटर का यूज करना है, तो वोल्ट मीटर
इज पुट इन पैरेलल, बट वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए. रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई, theoretically it should be infinite. तो इसमें अमीटर में क्या करना पड़ेगा, अमीटर का रेजिस्टेंस मस्ट बी इनफाइनाइट. ठीक है, तो अमीटर में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इन सीरीज. अमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यदि इसको हमको ऐसे वोल्ट मीटर यूज करना है तो. सो आंसर विल बी डी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ current carrying circular loop. The magnetic field at the center of a current carrying circular loop of radius r1 is b1. The magnetic field at the point on its axis at a distance r from the center of loop is b2. Then ratio of b1 and b2 is. ये करंट कैरिंग लूप है बच्चों. ठीक है, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है. ठीक है, इसके सेंटर पे द मैग्नेटिक फील्ड b1 है, इसका रेडियस r है. ठीक है, और इसके एक्सिस पे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस r, रेडियस भी r है और r डिस्टेंस भी r है. तो r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मान लो b2 है, ये b1 है और ये b2 है. वो बोल रहा है रेशियो ऑफ b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 का रेशियो कितना होगा, है ना. ठीक है, तो किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है उसका हमको फॉर्मूला होना चाहिए बच्चों पता. ठीक है, और वहाँ पर हो जाएगा b2 और उसी को हम x को 0 कर देंगे तो वो सेंटर पे हो जाएगा, है ना. करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे. ठीक है बच्चों, तो जो फार्मूला क्या होता है इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस B एट द एक्सिस इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, 2i इंटू दिस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर अपॉन, यदि यहाँ पर x हो तो यह होता है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना. ये फार्मूला होता है. ओके, तो हमने x की जगह पे r दिया हुआ है, यहाँ पर r डिस्टेंस पर है तो x की जगह पे हम सबसे पहले तो r लिख दें यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर. ठीक है, तो 2 की पावर 3/2 को तो अपन अलग कर लेते हैं और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो ये r हो गया और इसका क्यूब किया तो r क्यूब हो गया. ठीक है, r स्क्वायर r क्यूब को कैंसिल कर देगा तो ये आ जाएगा b. सो b विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 टू द पावर 3/2 है, इसका मतलब ये है 2 इंटू 2 टू द पावर हाफ दैट इज 2√2 इंटू i अपॉन r. ये तो हो गया b2. ठीक है बच्चों, और b1 क्या होगा, b1 विल बी इक्वल टू, b1 पे क्या हो जाएगा, b1 पे क्या हो जाएगा, b1 पे x विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो b1 पे हमने लिख दिया x इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i 2i भगवान 2i इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये x 0 हो गया तो ये r स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो गया बच्चों. ठीक है, r स्क्वायर टू द पावर 3/2 तो ये हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा. ठीक है, तो ये r स्क्वायर से r कैंसिल. सो दिस इज b1 कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई अपॉन r. ठीक है, हमको इसका रेशियो पूछा है b1 बाई b2 का, b1 बाई b2 का रेशियो पूछा है कि b2 बाई b1 पूछा है, b1 बाई b2 पूछा है. ठीक है, b1 बाई b2 पूछा है और b2 यह है और b1 यह. ठीक है,
तो अभी हम b2/b1 निकाल लेते हैं, बाद में उसका उल्टा कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2i कैंसिल हो गया, पाई कैसे रह गया यहाँ पर, पाई, ऐसा यहाँ पाई था, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 1/2√2, है ना। और हमसे पूछा है b1/b2, सो दिस विल बी 2√2/1, दिस विल बी 2√2/1। कहीं पे है 2√2 ऑप्शन बच्चों, 2√2/1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा 2√2। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन वाइज बच्चों देख लेना, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी तक के 10 क्वेश्चन तो, है ना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज 600, सोलेनॉइड ऑफ 600 टर्न्स इज 108। नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिए हैं बच्चों 600, ठीक है। और सेल्फ इंडक्टेंस एल दिया है 108 मिली हेनरी, 10⁻³ हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग 500 टर्न्स with the same length, same radius and same medium will be self inductance of a coil having 500 turns, same length। अब मान लो एक कोई दूसरी कॉइल, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 500 है, ठीक है। लेंथ उतना ही जितना इसका है, सेम लेंथ, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ भी एल है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हैविंग 500 टर्न्स विथ सेम लेंथ, सेम रेडियस, रेडियस भी सेम, एंड सेम मीडियम, will not be same, will be। कितना होगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डायरेक्टली हम उसको लगा लेते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट n स्क्वायर a/l, आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला, म्यू नॉट n स्क्वायर a/l, ठीक है। तो अभी देख लो इसके अंदर आर सेम है तो ए सेम है, ठीक है, और एल दोनों का सेम है, ठीक है, बी नॉट दोनों का सेम है, ठीक है। तो सीधा एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, दूसरे वाले का निकालना है ना, हमको दूसरे वाले का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, और दूसरे वाले का हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 600 का स्क्वायर, है ना। और पहले वाले का कितना है, पहले वाले का दिया है 108 दिया है, सो मल्टीप्लाइड बाय 108 बच्चों, ठीक है, सॉरी इसका स्क्वायर इनटू 108। तो देख लो कितना होता है, 25 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 108, 36 दिया 108, 25 दिया 75, तो 75 मिली हेनरी, ये मैंने मिली हेनरी लिया, ठीक है। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 75 मिली हेनरी, 75 मिली हेनरी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 विल बी डी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। RMS करंट इन ए सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज 15 एम्पियर, ठीक है। RMS करंट 15 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट 160th सेकंड आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज 0 विल बी हाउ मच, कितना होगा। RMS करंट in a circuit to 50 hertz source is 15 ampere. The value of the current in the circuit after the instant the current is 0। देखो RMS करंट कितना है, RMS करंट है IRMS इज इक्वल टू होता है I0 अपन कितना होता है, √2 होता है ना। तो I0 कितना हो जाएगा, I0 विल बी इक्वल टू 15√2। ये तो पिक वैल्यू ऑफ करंट है, सो मच एम्पियर, दिस पिक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। और ये करंट कैसे वेरी करता है, सिनुसाइडल वेरी करता है ना बच्चों, करंट वेरीज
साइनयूसॉइडल, ठीक है, ऐसे करंट वेरी कर रहा है ऐसे, ठीक है। और 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब कि एक सेकंड में 50 साइकिल्स है, ठीक है, एक सेकंड में 50 साइकिल्स है। और ये क्या बोल रहा है, 1/600 सेकंड्स के बाद में, 1/600 सेकंड, एक सेकंड में 50 साइकिल है, ठीक है। मतलब कि एक साइकिल में टाइम कितना लग रहा है, 1/50, 1/50 सेकंड एक साइकिल में, ठीक है। और ये कितना बोल रहा है, 1/600, एक साइकिल में 1/50 सेकंड लग रहा है, 1/50 सेकंड, है ना। ये बोल रहा है 1/600 सेकंड, 1/600 मतलब इसका भी 12वां, इसका भी 12वां पार्ट। ये हो गया 1/100, 1/50, दिस इज 1/100, दिस इज 1/200, दिस इज 1/200, ठीक है। इसका 1/3 होगा 1/600, मतलब कि 90 का 1/3 मतलब 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे जो होगा उतना होगा, इसका 30 डिग्री पे, आई नॉट 15√2 का 30 डिग्री पे, ठीक है। तो 15√2 sin 30, sin 30, so this will be how much, 15√2 sin 30 is 1/2, so this will be 15/√2। ये करंट कितना हो जाएगा बच्चों, 15/√2 एम्पियर, ठीक है। सो दिस शुड बी 15/√2, सो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए बच्चों, ठीक है। ओके, in a circuit the phase difference between the alternating current and source voltage is pi/2। in a circuit the phase difference between the alternating current and source voltage is pi/2। which of the following cannot be the elements of the circuit, which of the following cannot be the elements of the circuit। कौन सा इसमें से सर्किट का एलिमेंट नहीं हो सकता, ओनली सी। देखो यदि कैपेसिटेंस होगा तो करंट और वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का एंगल रहता है, इंडक्टेंस रहता है तब भी 90 का रहता है, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस रहेगा तब भी 90 का रहेगा, जो भी यू नो जिसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा उसके हिसाब से, या तो आगे रहेगा पीछे रहेगा। यदि एल एन आर है, हाँ एल एन आर है तो 90 डिग्री का नहीं हो सकता, है ना, इट विल बी अदर देन 90 डिग्री, एल एन आर है तो। विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट, तो एल एन आर नहीं हो सकते बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर विल बी सी, ठीक है। ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z is given by V is equal to 3x square, where x is the in meters and V is in volt। The electric field at a point 1, 0, 2m। ये तो शायद मैंने क्वेश्चन करवाया भी था। V हमको दिया है, आपको पोटेंशियल दिया है एट एक्स, 3x स्क्वायर लिखा है ना, कि 8x स्क्वायर लिखा है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट इज E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, है ना, dV/dr। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस d/dr, ठीक है। r इसमें डिस्टेंस के लिए है, जो उसमें x दिया है, तो विल राइट d/dx ऑफ 3x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 6x, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन विल बी -6x। और किस पॉइंट पे निकालना, 102 पे निकालना है, 1,0,2 पे निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो आंसर विल बी -6, ठीक है, -6। दैट मीन्स 6 वोल्ट पर मीटर, है ना, माइनस है मतलब x के अपोजिट डायरेक्शन में, तो 6 वोल्ट पर मीटर along माइनस x एक्सिस प्लस x एक्सिस 1.5। सो आंसर विल बी ए बच्चों, ठीक है। ए में क्या लिखा है, 6 वोल्ट पर मीटर along माइनस x एक्सिस, ठीक है। तो ये x का नेगेटिव साइड में आएगा ये, और ये होगा 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14।
अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, ये आगे क्वेश्चन नंबर 15। Which of the diagrams correctly represent the electric field between two charge plates if a neutral conductor is placed in between the plates? If a neutral conductor is placed in between the plate, ये दो चार्ज प्लेट हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज है, तो फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। सी में तो बाएं से दाएं जा रही है, तो सी को तो आउटराइट हटा दो बच्चों, ठीक है। और इनके बीच एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया है, यू नो, एक कंडक्टर रख दिया है इनके बीच में। तो इस कंडक्टर में से फील्ड कैसे निकलेगी? कंडक्टर में से फील्ड निकल रही है, देखो ए में, है ना, जबकि ये तो न्यूट्रल है, तो ए गया, ठीक है। और ये कंडक्टर है, तो यहाँ तक फील्ड जाएगी, और फील्ड इस पे परपेंडिकुलर जाएगी। कहाँ पर जा रही है फील्ड परपेंडिकुलर? डी में, ठीक है। तो ये डी जो ऑप्शन है ये सही लगता है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा करेक्ट पिक्चर नहीं बनाया है लेकिन फिर भी ठीक है, मुझे लग रहा है डी क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेगी और निकल करके यहाँ पे आएगी, और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने टेढ़ा बनाया है ना, जो टेढ़ा बनाया है ये गलत बनाया है, ठीक है। बाकी तो सब सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि मान लो ऊपर ऊपर मान लो, ये मान लो पॉजिटिव है और ये मान लो नेगेटिव है, ठीक है। से 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 दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है, और ये मान लो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो इनिशियली इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रही होगी? ऐसी रही होगी इनिशियली, है ना। इनिशियली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रही होगी, ठीक है, ऐसी फील्ड रही होगी इनिशियली, राइट। सो दिस इज द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसमें क्या किया हमने, एक न्यूट्रल पीस यहाँ पे ला करके एक रख दिया, एक न्यूट्रल पीस ला कर रख दिया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो ये नेगेटिव है, तो ये वाली जो फील्ड क्या करेगी, अब जो इसकी मॉडिफाइड जो फील्ड हो जाएगी, तो ये वाली जो फील्ड है वो ऐसे आ जाएगी इस पर, ये वाली फील्ड ऐसे आ जाएगी, और यहाँ से फील्ड निकल करके ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था। ये जो ग्रीन वाला, ये वाला हट जाएगा, ये जो ग्रीन वाला नहीं, ये वाला हट जाएगा, ये फील्ड मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर डी। नंबर 16, the variable capacitor, a variable capacitor is connected to a 200 volt battery, okay. If its capacitance is changed from 2 microfarad to x microfarad, the decrease in energy of the capacitor is itna, the value of x is this, x का कितना वैल्यू होगा, ठीक है। देखो 200 वोल्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एनर्जी का क्या फार्मूला है, कैपेसिटर का एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। हमको दिया है वी कांस्टेंट दिया है, ठीक है, 200 वोल्ट पे लगा हुआ है। और डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ है वो इतना है, मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी कितना है, हाफ एक्स इंटू 200 स्क्वायर माइनस हाफ 2, चलो माइक्रोफराड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 200 स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है, दिस इज डिक्रीज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दिस इज एक्स, और ये इनटू है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं यहाँ पर लेट में पुट ए डॉट हियर, ठीक है। और ये हमको दिया है डिक्रीज इन एनर्जी इज हाउ मच, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2,
2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो x कितना है, तो पूछ रहा है x कितना है, हाउ मच इज x। तो इसको भी मुझे माइक्रोफराड के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, है ना। इसको भी मुझे 2 इंटू 10⁻⁻6 ही लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, जूल्स में लिखा है। चलो ठीक है, तो पहले तो यहाँ से 2 को हटा दें अपन, इस एक को भी हटा दें और इसको कर देते हैं 4। ठीक है, इसको कर दिया 4। फिर ये हो गया x इंटू 200² माइनस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻² प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, और 100 का स्क्वायर हो गया 10⁻⁴। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻² प्लस ये हो गया 4 दूनी 8, 8 इंटू 10⁻⁻²। ये हो गया 12 इंटू 10⁻⁻²। तो x कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁴। ते हो गया 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड। तो इसका कैपेसिटेंस था 3 इंटू 3 माइक्रोफेराड था भाई इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, कितना था, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, पहले था 2 माइक्रोफेराड और बाद में हो गया 3 माइक्रोफेराड, है ना। 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर। 1/2 वी स्क्वायर 200 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 100 का स्क्वायर 10⁻⁴ और ये 3 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 10⁻⁻6 का भी तो स्क्वायर आएगा। ये माइक्रोफेराड में है ना, सी वी स्क्वायर, तो सी इंटू वी स्क्वायर है, यहाँ पे आएगा 10⁻⁻6। सो आ जाएगा 10⁻⁻6। तो ये 2 दूनी 4, 2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो आंसर इज 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, हमने क्रॉस चेक किया ताकि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गई वो जल्दी जल्दी में बच्चों। ठीक है, ऐसा बच्चों से होता है। और नॉर्मली आंसर्स भी ऐसे होते हैं कि जिसमें कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होती है, तो उसके बाद भी एक आध आंसर उसमें मैच कर जाता है, तो हमको लगता है अरे हमने सही किया है, जबकि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। A potential difference of 200 volt is maintained across a conductor of resistance 100 ohm. The number of electron passing through it in 1 second is, a potential difference of 100 volt is maintained across a resistance of 100 ohm। 100 ohm का एक रेजिस्टेंस है बच्चों, एक रेजिस्टेंस है 100 ohms का। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है 100 ओम का और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है 200 वोल्ट का, मतलब करंट फ्लो कर रहा है इसमें 2 एम्पियर। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, 2 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू, 2 एम्पियर का मतलब 2 कूलम पर सेकंड हो गया। 2 कूलम पर सेकंड का मतलब कितने एम्पियर पास हो रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, इतना कूलम, तो 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना हो रहा है। 10⁻⁻19 तो ऊपर चला गया। ठीक है, इसको 10⁻+19 कर लिया। ठीक है, इसको हटा दिया और 2 को कर दिया 20 और नीचे कर दिया 16, 20 और 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो ये हो गया सवा, हो गया 1.25, है ना। 1.25 इंटू 10⁻19, so this will be
1.25 इंटू 19 है क्या इसके अंदर? हाँ, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चों आंसर हो गया ए। 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में दी इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इम्पीडेंस ऑफ ए एलसीआर सर्किट इज, एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है ना? एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है? इसको क्या हो गया भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर। आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी 1/r²। हाँ, डी होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 18 क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे। ठीक है, ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? When an alternating voltage E is applied to a circuit, a current I flows through it. The average power dissipated in the circuit is, an average power dissipated in the circuit. The alternating voltage is equal to E naught sin omega t. ठीक है, और करंट कितना है? 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है। The average power dissipated in the circuit is, ठीक है, तो 90 डिग्री आगे मतलब कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू हो गया cos 90, मतलब 0 हो गया, तो एवरेज पावर विल बी 0। ठीक है, ओके, सो एवरेज पावर बच्चों विल इसका आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, व्हेन एन अल्टरनेटिंग voltage E equal to E naught sin omega t is applied to a circuit, a current of इतना flows through it, the average power dissipated in the circuit will be 0, because average power dissipated is equal to E RMS I RMS into cos phi. Cos phi is the power factor, which is the angle between the current and voltage, and angle here is 90 degree, so cos 90 will be 0। ठीक है, और इसमें क्या है, करंट आगे है, सो दिस इज दिस इज कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स। Current carrying wire kept in a uniform magnetic field will express the maximum force when perpendicular to the magnetic field. Current carrying wire is perpendicular to the magnetic field. Current carrying wire is perpendicular to magnetic field, parallel to magnetic field at an angle of 45 degree to magnetic field, at an angle of 60 degree to the magnetic field। ठीक है, करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा भाई? करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा? मान लो इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर, कोई चार्ज इसके परपेंडिकुलर मूव होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है ना चार्ज के ऊपर, और वो चार्ज मान लो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो वायर पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो वो कब होगा? व्हेन चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दैट मींस करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, voltage across a resistor, an inductor and a capacitor connected in series to an AC source are 20 volt, 15 volt and 30 volt. The resultant voltage in the circuit will be। ठीक है, देखो रेजिस्टर में जो वोल्टेज है वो कितना है? 20 वोल्ट है ना, रेजिस्टर में 20 वोल्ट है, तो ये हो गया वी आर 20 वोल्ट। और इंडक्टर और कैपेसिटर में कितना है? 15 और 30 है। ठीक है, मतलब इनका रिजल्टेंट जो होता है वो इनका दोनों का, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो 15 और 30 है मतलब कि 30 माइनस 15, सो इफेक्टिव विल बी 15 बस। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट। कितना हो जाएगा? 5 या 15, 5 20, 55 25, सो दिस विल बी 25 है ना। 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 15 का स्क्वायर हो गया 225, सो दिस विल बी 25 वोल्ट। ठीक है, सो द रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी 25 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटेंस में तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो रिजल्टेंट तो उनका 30 माइनस 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और 20 और 15 का रिजल्टेंट 25 आएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22,
इन ए डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिस्पेक्टिवली। अरे यार, ये बैटरी है, ठीक है, ये ऐसा करंट फ्लो करता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। इसने क्या बोल रहा है, पहले कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड, इनसाइड में नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो आंसर विल बी सी, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा, 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा 22 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज टू क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज ए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज टू क्यू एट ए डिस्टेंस आर इज ए। तो एक पॉइंट चार्ज है टू क्यू और आर की डिस्टेंस पर यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड E, magnitude of electric field is, then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r with total charge q. Then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r, एक thin spherical shell है, इसका radius r है, with total charge q at a distance r by 2, at a distance r by 2, r is much greater than this, r by 2 distance, r by 2 distance पे यहाँ पे फील्ड कितना होगा, r by 2 is much larger than r, यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अंदर चार्ज कितना है, इसका चार्ज q है, यहाँ 2q था, यहाँ पे q है, यहाँ पे चार्ज q है और यहाँ पे 2q, तो दिस, तो 2q की वजह से E है, तो q की वजह से r by 2 डिस्टेंस पे कितना होगा, एक तो चार्ज आधा हो गया, तो E will be equal to k 2q upon r square, ठीक है, और यहाँ मान लो E डैश है, तो E डैश will be equal to k q upon r by 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देख लो k q की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देख लो k q की वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू क्यू विल बी इक्वल टू E इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो यहाँ पे रख दो E इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इस k q की जगह पे, और नीचे यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है, और ऊपर 4 है, ऊपर 4 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 टाइम्स ये होगा, फील्ड विल 2 टाइम्स, यहाँ जितनी फील्ड थी उसकी डबल होगी, है ना, डिस्टेंस हाफ हो गया तो फील्ड 4 टाइम्स होगी और चार्ज भी हो गया तो फील्ड 2 टाइम्स ही, ठीक है, तो आंसर भी 2 टाइम्स ही बच्चों, ठीक है, हमको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, डिस्टेंस को आधा कर दिया तो फील्ड 4 गुना हो गई, फिर चार्ज को आधा कर दिया तो फील्ड 2 गुना हो गई, ठीक है, इसी में कर सकते थे, तो ये 2E। The horizontal component of earth magnetic field at a place is 0.2 Gauss, अरे बाप रे, Gauss में दिया है, where is total magnetic field is 0.4, horizontal component 0.2 है, देखो horizontal component जो है वो 0.2 है, ठीक है, and the total field is 0.4, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा, दिस इज एंगल ऑफ डिप, तो cos थीटा इज 1/2, सो थीटा विल बी 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप बच्चे विल बी 60 डिग्री, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट PV एंड दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मान लो ये ऐसा है, सो दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड उसने दिया 0.4, ये दोनों गॉस में है इसलिए हमने उसकी चिंता नहीं किया, बिकॉज रेशो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, और ये 0.2 है, ये 0.4 है. सो एम इफ दिस एंगल इज लेट अस से थीटा, then cos theta is 0.2 by 0.4, 1 by 2, so theta will be equal to 60 degree, angle of D will be 60 degree. The current in the primary coil of a pair of coils changes from 7 ampere to 3 ampere in 0.04 second. The mutual inductance between the two coils is 0.5. The induced EMF in secondary coil. ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, m इंटू आई. ठीक है, फाई इज इक्वल टू m इंटू आई बच्चों. ठीक है, सो डी फाइव बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी विल इक्वल टू m इंटू डी आई बाई डी टी. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, करंट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 7 से 3.04 सेकंड में. तो ये 7 एम्पियर से 3 एम्पियर इन 0.04 सेकंड, ये हो गया डी आई बाई डी टी. ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.5 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है 0.5. ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं रख देता हूँ बच्चों 0.5. ठीक है, 0.5 रख दिया. निकालना क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, डी फाइव बाई डी टी ही इंड्यूस ईएमएफ होता है. सो दिस इज इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे अंकल कर लो हमारा. ठीक है, तो ये 7 में से 3 गया तो 4, 4 डिवाइडेड बाय 0.04, तो 4 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 100 इंटू 0.5, तो हो जाएगा 50. ठीक है, यदि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तो आंसर विल बी 50 वोल्ट. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बच्चों 50 वोल्ट. ओह 50 यहाँ पे करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26. ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू XY प्लेन एट Z इक्वल टू A. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज CZ स्क्वायर K. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड K की तरफ मतलब अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड K की तरफ मतलब अपवर्ड है, और शीट रखी हॉरिजॉन्टल x इक्वल टू A पे, मतलब शीट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. ठीक है, सो फ्लक्स विल बी एरिया इनटू फील्ड डायरेक्टली. ठीक है, सो फ्लक्स विल बी एरिया इनटू फील्ड. तो फ्लक्स एरिया कितना हो गया, एरिया 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 साइड ए है, तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सी जेड स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर. ठीक है, जेड स्क्वायर मतलब कि जेड डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे रखा है, तो सी इंटू ए स्क्वायर. सो सी इंटू ए टू द पावर 4, दिस इज द फ्लक्स, सी इंटू ए टू द पावर 4 द फ्लक्स, सी इंटू ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 इंटू सी, आंसर इज ए. ठीक है बच्चों, ओके 26 हो गया. अपन आते हैं 27 नंबर पे. तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 charges Q minus Q and Q naught are placed as shown. Q minus Q and Q naught are placed as shown in figure. Magnitude of net force on the charge Q naught at O. Q minus Q Q naught, Q minus Q Q naught. Magnitude of net force on Q naught. So Q naught के ऊपर net force कितना होगा, 8.2. इस पे net force कितना होगा, इसकी वजह से net force कितना होगा ऊपर की तरफ, इसकी वजह से net force कितना होगा इस तरफ में. ठीक है, और दोनों फोर्स इक्वल होंगे. चलो कर लेते हैं इसको. ठीक है, माइनस क्यू की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है इसके ऊपर. ठीक है, माइनस क्यू की वजह से इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है, और प्लस क्यू की वजह से इधर फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स इक्वल हैं क्योंकि दोनों की डिस्टेंसेस भी क्यू और माइनस क्यू की डिस्टेंस भी ए है, और दोनों पे चार्ज भी इक्वल है. ठीक है, so let this force is F, this force is F, therefore the resultant force will be how much, F square plus F square 2 square F root 2. so resultant force will be F root 2, और F कितना हो जाएगा बच्चों, F will be equal to F will be equal to, इसमें that is दे दिया K Q1 Q2 Q naught into Q upon R square A square. ठीक है, तो इसका √2 हो जाएगा. सो आंसर विल बी K Q naught Q अपॉन A स्क्वायर इंटू √2. K Q naught Q अपॉन A स्क्वायर इंटू √2. सो आंसर विल बी C.
इट्स आंसर शुड बी सी। कुछ क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा आसान है कि करते हुए डर लग रहा है कि हमने यदि कहीं भी जल्दी में थोड़ी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो हम गलत नहीं पहुंच जाए, है ना। ऐसा भी कभी कभी होता है, मतलब ऐसा विश्वास नहीं होता है कि इतने इजी क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। जब क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर जब बहुत इजी हो जाता है बच्चों, तब एक्चुअली कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर बहुत इजी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो मुझे लगा बहुत बहुत इजी, हो सकता है आगे कंपैरिजन के लिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो बच्चों पेपर में। मैंने अभी तक पेपर एक बार भी नहीं देखा है, मैं सारे क्वेश्चन में पहली बार पढ़ रहा हूँ। 28 नंबर, ए 3 nanocoulomb charge q is initially at rest at a distance of 10 centimeter from plus 5 nanocoulomb charge q fixed at the origin. The charge q is moved away from q to new position 15. इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड इज, तो फील्ड ने कितना वर्क किया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया है कि ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज है, ओरिजिन के ऊपर एक चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज है। दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे चार्ज है 3 नैनोकूलम, 5 नैनोकूलम चार्ज ओरिजिन पे, यहाँ पर है 5 नैनोकूलम, 5 नैनोकूलम। चार्ज Q, कैपिटल Q, दिस इज कैपिटल Q, इज मूव्ड अवे फ्रॉम Q टू न्यू पोजिशन 15, इसको 15 सेंटीमीटर पर लेके आओगे, मान लो ये 15 सेंटीमीटर, मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द फील्ड, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड, ठीक है। तो व्हाट इज वर्क डन, मेरे ख्याल से हमको दोनों में हमको पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उनका हमको डिफरेंस देखना है। पहले वाले में टोटल व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिर्फ एक ही चार्ज मूव किया ना, ओनली चार्ज की मूव किया, तो कितना हो जाएगा, पहले वाले में कितना था, कि पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, हाँ पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 5 इंटू 3 5 नैनो नैनोकूलम 10 टू द पावर -9 into 3 into 10 to the power -9 upon the distance. Distance is 10 centimeter, that means 10 by 100, 10 divided by 100, ठीक है। ये हो गया इनिशियली, और बाद में क्या किया अपन ने, इसको अपन ने 15 कर दिया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इसको ऐसा ही रहने देता हूँ मैं, और इसको 15 कर देता हूँ। 5 10 to the power -9 into 3 10 to the power -9, और इसको मैंने कर दिया 15 और इसको मैंने कर दिया 100, ठीक है। अब इसमें से इसकी वैल्यू कितनी होती, 9 10 to the power 9, ठीक है। और ये सब मैं निकाल लेता हूँ इसमें से, पूरे में से कॉमन, ये हो गया 5 इंटू 3, ये हो गया 15 -9 और -9 10 टू द पावर -18, और 100 को भी ऐसा ही लिखने देता हूँ मैं। और नीचे कितना हो गया, 1/10 माइनस 1/15, ठीक है। तो इसमें से मैंने एलसीएम ले लूँगा मैं, मान लो 30 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1/30, ठीक है। 1/10 माइनस 1/15, 1/15, तो एलसीएम 30 हो गया, 3 और 2 1/30, सो 1/30, ठीक है। सब कवर हो गए, सब कवर हो गए, चलो भाई। तो ये 1/30, तो एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 18 में से 9 चले गए, तो -9 एक और चला गया, तो -8, सो 10 टू द पावर -8, और 15 इंटू 9 135, 135, डिवाइडेड बाय 3 भी तो है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 3 भी है, तो 135 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 5 15, 45 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। इसमें 45 इंटू 10 टू द पावर -8, 4.5 10 टू द पावर -7, ठीक है। तो आंसर विल बी डी,
4.5 × 10⁻⁷ वर्क डन बाय द फील्ड। अच्छा, इसमें नेगेटिव भी है। हाँ, तो इसमें नेगेटिव भी। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड? फील्ड ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? वर्क डन बाय द फील्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव? फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा ना हमको। हमने क्या किया? हमने इनिशियल माइनस फाइनल किया। इनिशियल माइनस फाइनल, हाँ नहीं, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करना पड़ेगा। इनिशियल कितना एनर्जी था और बाद में कितना एनर्जी हो गया? बाद में एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। पहले एनर्जी ज़्यादा था, बाद में एनर्जी कम हो गया, है ना? तो ठीक है, इतना हो गया, तो ये पॉजिटिव आया। दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, पहले एनर्जी ज़्यादा है, बाद में एनर्जी कम है। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम का एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना? सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है। एनर्जी कम हो रहा मतलब क्या किया? कितना वर्क किया है? वर्क नेगेटिव किया, तभी तो एनर्जी कम हुआ है। वर्क यदि पॉजिटिव करते तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता। ठीक है, सो दिस विल बी नेगेटिव। आवर आंसर विल बी नेगेटिव। समझ में आया ना बच्चों? पहले सिस्टम में मान लो कुछ एनर्जी था 50 जूल का, फिर सिस्टम ने कुछ वर्क किया तो एनर्जी बढ़ेगा, है ना? ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज, वैसे भी यहाँ भी देखो, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपने आप दूर जाएगा, फील्ड को वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो आंसर विल बी सी एंड नॉट द डी बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा था। 29 नंबर, ए कार बैटरी इज चार्ज बाय 12 वोल्ट सप्लाई एंड एनर्जी स्टोर्ड in it is 7.2, the charge passes to the battery is 12 वोल्ट सप्लाई से बैटरी को चार्ज किया। ठीक है, और एनर्जी उसमें स्टोर हुई 7.2 10⁵ जूल की। तो चार्ज पासेस टू द बैटरी, तो बैटरी से कितना चार्ज पास किया? कितना चार्ज पास किया बैटरी से? कैसे करेंगे इसको? इसको कैसे करेंगे भाई? वोल्टेज हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, हमको दिया है 12 वोल्ट और एनर्जी स्टोर्ड हमको दी है 7.2 10⁵ जूल्स। तो टोटल कितना चार्ज पास किया इसमें से? ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन होता है, दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, तो यदि यूनिट चार्ज को मूव कराएंगे तो 12 जूल का वर्क होगा, 12 जूल का वर्क फॉर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इतने वर्क के लिए हाउ मेनी चार्जेस? इतने वर्क के लिए, इतने वर्क के लिए, सो 7.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 12, तो वार्षंक 72, है ना? वार्षंक 72.6 इंटू 10⁵ इतना कूलाम। ठीक है, देखो यूनिट कूलाम को पास करेंगे तो 12 जूल का वर्क होगा, इतने कूलाम को पास करेंगे तो इतने जूल का वर्क होगा, बस। तो ये 0.6 इंटू 10⁵, सो दिस विल बी 6 इंटू 10⁴, 4 कूलाम, 6 इंटू 10⁴, तो वार्षंक 72 हो जाएगा, है ना? और 10⁵, तो 6 इंटू 10⁴ कूलाम इज द राइट आंसर, ए। ठीक है, तुमने 10th में पढ़ा होगा, 10th वाला बच्चों को पढ़ाता हूँ। 1 वोल्ट किसको बोलते हैं? 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में 1 जूल का काम करना पड़े यदि किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट। तो 29 क्वेश्चन कर लिया। अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर बच्चों। ठीक है, a straight conducting rod of length L, a straight conducting rod of length L and mass M is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible strings. A straight conducting rod, a straight conducting rod of length L and mass M, a straight conducting rod of length L and mass M
is suspended in horizontal plane by a pair of flexible strings in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting string, the magnitude of current in the wire is. एक कोई रॉड है बच्चों, ठीक है, इसकी लेंथ L है, और पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से इसको हमने पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से हमने इसको सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, मान लो कोई बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर, तो वायर में कितना करंट हो, वायर में कितना करंट हो, ठीक है। टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर, कौन सा वायर, वायर कहाँ है यहाँ पर, टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग में से टेंशन को कम करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर, कौन सा वायर, कौन सा है इसके अंदर। A straight conducting rod of length L and mass M is suspended in horizontal plane by a pair of flexible string in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting string का टेंशन रिमूव करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर, करंट में कितना मैग्नीट्यूड होगा, क्या है यार, ठीक है। तो ये एक्चुअली वायर का मतलब यहाँ ये बोल रहा होगा कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, यही मान सकते हैं और कुछ नहीं मान सकते हैं। तो इसमें यदि करंट आई है तो इसमें कितना फोर्स लगता है, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उस पर फोर्स लगता है BIL, है ना, BIL फोर्स लगता है। फील्ड परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी नहीं लिखा है, हम मान के चल रहे परपेंडिकुलर है, सो द फोर्स लगता है BIL, ठीक है। एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू mg के बराबर होना चाहिए बच्चों फोर्स, इसका मास m है ना, नीचे mg फोर्स लग रहा है और स्ट्रिंग में टेंशन को रिमूव करना है, मतलब इतना ही फोर्स ऊपर लगाना है। तो हमें निकालना है क्या है, इसमें हमें निकालना है करंट निकालना है, टू रिमूव द टेंशन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो आई कितना हो जाएगा, आई विल बी mg अपॉन b इंटू एल, mg अपॉन b इंटू एल, ठीक है। इतना करंट फ्लो होना चाहिए इसके अंदर, mg अपॉन b इंटू एल। सो आंसर शुड बी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है बच्चों, 30 का सी, ठीक है, 30 का सी। ये क्वेश्चन वैसे आई मीन इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, लेकिन चूंकि इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। 31, ए कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनोइड, एक सोलेनोइड के थ्रू कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनोइड अलोंग द एक्सिस, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, क्या इंक्रीज नहीं होगा, एक कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनोइड, सोलेनोइड के थ्रू कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज कांस्टेंट, and which of the following will not increase, magnetic field at the center will not increase, magnetic field at the center will not increase, will increase, so this is wrong. The magnetic flux linked with the solenoid will not increase, magnetic flux linked with the solenoid will not increase, will increase, because magnetic field increase होगा because of insertion of rod. The rate of heating will not increase, rate of heating किस पे होता है, रेट ऑफ हीटिंग किस रेट पे डिपेंड, हीटिंग तो करंट पे डिपेंड करे, करंट इज कांस्टेंट, तो यस हीटिंग का रेट नहीं बढ़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ पे डिपेंड करता है, टर्न डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। म्यू नॉट n स्क्वायर a बाय l,
ठीक है, तो एरिया वही है, लेंथ वही है, नंबर ऑफ टर्न वही, म्यू नॉट चेंज हो रहा है, म्यू नॉट चेंज हो रहा है बिकॉज पहले उसमें आयरन रॉड नहीं, बाद में आयरन रॉड है, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज होगा। आंसर शुड बी सी, रेट ऑफ हीटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, रेट ऑफ हीटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बच्चों, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, कौन सी क्वांटिटीज इंक्रीज नहीं होगी, रेट ऑफ हीटिंग इंक्रीज होगा का, बिकॉज रेट ऑफ हीटिंग विल डिपेंड ऑन द करंट एंड द करंट इज कांस्टेंट, सो रेट ऑफ हीटिंग विल नॉट इंक्रीज, बाकी सभी चीज बढ़ेगी, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, सो आंसर शुड बी सी। 31 का आंसर शुड बी, इन माय ओपिनियन इट शुड बी सी। 32, a circuit is connected to an AC source of variable frequency, a circuit is connected to an AC source of variable frequency, as the frequency of source is increased, the current first increases and then decreases, which of the following combination of element is likely to comprise the circuit, करंट पहले बढ़ता है और कम होता है, ठीक है, फेमस कर्व है, फेमस कर्व है, ये करंट है बच्चों और ये फ्रीक्वेंसी है एफ या ओमेगा, तो करंट पहले बढ़ता है फिर कम होता है, तो इसमें क्या क्या है इस सर्किट के अंदर, दिस इज एलसीआर सर्किट ना, सिर्फ एल या सी होगा तो सिर्फ ऐसा या सिर्फ ऐसा होगा, ठीक है, एलसीआर होगा इसके अंदर। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट, एल सी एंड आर, ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। A circuit is connected to an AC source of variable frequency. As the frequency of the source is increased, the current first increases and then decreases. Which of the following combination of element is likely to comprise the circuit? ठीक है, देखो L और C तो होना जरूरी है वहां पर, है ना, रेजिस्टेंस भी कुछ तो होगा इसे, ठीक है, तो LCR सर्किट में ऐसा होता है ना बच्चों, LCR में होता है, सो 32वें का ऑप्शन इज ए। 33, if N, E, tau and M have their usual meaning, then resistance of a wire of length L and cross sectional area A is given by, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस R क्या होता है, R होता है रो L बाय A, ठीक है, तो L बाय A तो ऐसे ही रहेगा, पहले तो इसमें ये देख लो L बाय A कहाँ कहाँ पर है L बाय A सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, B में इसलिए बच्चों बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, है? बाकी तीनों में A बाय L दिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालना है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन L बाय, सो आंसर इज B, बिना सोचे समझे दिमाग लगा दो दी, L बाय A बाकी आपको याद हो या ना हो कि M ऊपर आता है कि E स्क्वायर नीचे आता है कि टाउ ऊपर आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो चलो अभी अपन ने 37 क्वेश्चन, अभी अपन ने 33 क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन अभी अपन सेकंड पार्ट में करते हैं बच्चों, ठीक है, एक क्विक ब्रेक लेता हूं मैं और फिर मैं दूसरे पार्ट में आता हूं बच्चों, ठीक है, ओके।